हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसीपी लेक्चर में। बच्चों, इस लेक्चर में ठीक है हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का जो अध्याय 2 चल रहा था, ठीक है उसी में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ रहे थे अम्ल, और उसी के आगे आज हम लोग पढ़ेंगे अम्लों के रासायनिक गुण। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को ठीक है रासायनिक अपक्रियाओं को करने में दिक्कत आती है। आज हम लोग रासायनिक अपक्रियाओं को ठीक है बिल्कुल हलवा बना के उसको करेंगे। किस तरीके से करेंगे आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। और बहुत ही आसानी से आप लोग इनके रासायनिक गुण सीखेंगे और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक, तो देख लीजिए, आइए शुरू करते हैं। ठीक है, अम्लों के रासायनिक गुण। तो इसमें पहला जो रासायनिक गुण है, ठीक है, वो है, पहला जो रासायनिक गुण है बच्चों वो है धातुओं के साथ अपक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया, ठीक है, हम लोग की अपक्रिया कराएंगे धातुओं के साथ। तो पहला रासायनिक गुण है बच्चों, ठीक है, धातुओं के साथ अपक्रिया। धातुओं के साथ अपक्रिया किसकी? अम्लों की। ठीक, रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शंस विद मेटल्स। सही है, आप लोग वीडियो पे ऐसे ही बने रहे और ध्यान पूर्वक ध्यान से देखें किस प्रकार से धातुओं के साथ अपक्रिया। पहले एक काम करते हैं, ठीक है, अम्ल, कोई अम्ल लेते हैं, ठीक है, अम्ल की हम धातु से अपक्रिया कराते हैं। किस प्रकार से देखिए बच्चों, जैसे मैंने एग्जाम्पल एक आपके सामने एक एग्जाम्पल लिया, ये है ना, मैंने जिंक को ले लिया और जिंक की अपक्रिया मैंने करा दी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। ठीक, और ये बन गया क्या? ये बन गया जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई, ये इस प्रकार से है ना। जैसे ही मैंने जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको गंधक अम्ल भी कहते हैं, तो जिंक को मैंने जैसे ही सल्फ्यूरिक अम्ल में डुबोया तो बन गया जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। ठीक है, तो ये कौन है बच्चों? ये ना तो अम्ल है ना ही क्षार है, तो कौन है? तो ये बना लवण। क्या बन गया बच्चों? लवण बन गया। ये क्या बन गई? हाइड्रोजन। ये कौन है? धातु। और ये कौन है? अम्ल, अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक काम करते हैं बच्चों, एग्जाम्पल लेने से पहले, एग्जाम्पल लेने से पहले हम लोग एक काम करते हैं, ठीक है, इसका एक तरीके से पोस्टमार्टम करते हैं। मतलब ये रिएक्शन हो कैसे करके रही है, मतलब ये रिएक्शन कैसे करके हो रही है। मैं मानता हूं ये रिएक्शन आपको आती है, लेकिन ये रिएक्शन हुई कैसे करके, आप लोग प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप ठीक है जरूर यहाँ पर देखें। मैं मानता हूं आपको रिएक्शन ये आ रही है, कैसे करके हो रही है। एक बात बताओ बच्चों, मैं इधर स्पष्टीकरण करता हूं इसका, स्पष्टीकरण, ठीक है, मैं इसका स्पष्टीकरण करता हूं। एक बात बताइए, सल्फ्यूरिक अम्ल ठीक है गलत अवस्था में होगा तो ये इस फॉर्म में होगा H प्लस और SO4 2-, इस अवस्था में होगा। और जो जिंक है, ठीक है, जो जिंक है बच्चों, वो जिंक ठोस अवस्था में है, जिंक पर कोई चार्ज नहीं है। तो आप लोग मुझे ये बताओ, ये जो जिंक है, ठीक है, वो सल्फेट आयन के साथ में क्यों जुड़ा, क्यों जुड़ी, हमें ये चीज देखना है। आप सोचो, इस पे तो चार्ज है और इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो देखिए किस प्रकार से बच्चों ना, जिंक से अगर, ठीक है, अगर मैंने कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए? 2। और बच्चों ना, ये जो जिंक है ना, इसका परमाणु क्रमांक, जिसको एटॉमिक नंबर कहते हैं, वो 30 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो पहली कक्षा में 2 और इसमें 8 आएगा, ठीक है, और इसमें 18 आ जाएगा, और इसमें कितना आता है, ठीक है, इस वाले कक्षा में कोर्स में कितना आता है? 2 होता है। ठीक है, 18 10 28 2 30। तो जिंक बड़े आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देती है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकाल लिया आपने। अब बच्चों एक बात बताओ आप लोग, ठीक है, आप लोग मुझे ये बताओ, ठीक, कि जिंक धातु में जितना इलेक्ट्रॉन था उतना ही प्रोटॉन था।
इसलिए इस पे कोई चार्ज नहीं था। इससे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ बच्चों, यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हुए, कम हो गए, और प्रोटॉन कितने, ज्यादा हो गए। ये बात तो आपको क्लियर होती होगी। मतलब इसमें जितना भी इलेक्ट्रॉन था, जैसे इलेक्ट्रॉन कितने थे इसके पास में, 30 इलेक्ट्रॉन थे, 30 इलेक्ट्रॉन थे तो 30 ही क्या थे, प्रोटॉन थे। मतलब इलेक्ट्रॉन कितने थे बच्चों, 30, और प्रोटॉन भी कितने थे, 30 थे। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, माइनस, और प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, प्लस। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिए, कितने निकाल लिया आपने, 2, ठीक है। तो प्रोटॉन क्या होगा, ज्यादा होगा। अब यहाँ पर बच्चों इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ठीक है, समझदार है आप, 2 निकाल लिए तो कितना बचा, 28, और प्रोटॉन अभी भी कितने हैं, अभी भी कितने हैं, 30। तो मेरे लाल यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, इसलिए हम इस पे क्या लगा देंगे, 2+, इसलिए क्या लगा देंगे हम लोग, 2+ लगा देंगे। अब आपको समझ आया होगा। अब ये जिंक कौन सी अवस्था में आया, गलित अवस्था में, अर्थात आवेश की अवस्था में। तो क्या बनता होगा, क्या बनता होगा, जिंक सल्फेट, Zn2+ SO4 2- से जोड़ के क्या बनाता होगा, जिंक सल्फेट बनाता होगा। ठीक है, जिंक सल्फेट बनाता होगा। अब सोचो बच्चों, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां जाए, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, तो बड़ा आसान है। ठीक है, बड़ा आसान है बच्चों। हाइड्रोजन पे चार्ज कितना, 1+ चार्ज है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 1 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन का परमाणु। अब इलेक्ट्रॉन कितने मुक्त हुए, 2, है ना। हाइड्रोजन पे कितना चार्ज है, 1+, तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन आयन तो 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। हाइड्रोजन आयन है कितने, 2, तो एक काम करते हैं ना, दोनों हाइड्रोजन आयन 2 इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, ग्रहण करके, ठीक है, क्या बनते होंगे, हाइड्रोजन के परमाणु। ये दोनों परमाणु आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बनती होगी। तो बच्चों ये बन गया आपका एक प्रकार से जिंक सल्फेट, है ना, ये बन गई हाइड्रोजन गैस। और एक खास बात आपको बता दें, ठीक है, खास बात ये है बच्चों, कुछ सक्रिय धातु होती है जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, जिंक इत्यादि। तो सक्रिय धातु ही प्रबल अम्लों से क्रिया करके, ठीक है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। और ये हाइड्रोजन जो गैस है, ठीक है, हाइड्रोजन जो गैस है ना, वो एक तरीके से पॉप की आवाज की के जैसे ये जलती है। हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील गैस होती है, इसमें आग लग जाती है बच्चों। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये जो रिएक्शन मैंने आपको यहाँ पे जो करवाई थी, ठीक है, उसका मैंने स्पष्टीकरण नीचे दिया है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको रिएक्शन जरूर समझ में आई होगी। ठीक है, अधिकतर हम लोग क्या काम करते हैं, रिएक्शन को रटने की कोशिश कर लेते हैं, समझने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते, इसलिए अभिक्रियाएं अधिकतर इंसानों को क्या लगती है, बहुत कठिन लगती है। बोले अरे सर जी रिएक्शन तो बहुत ही, अभिक्रियाएं जो होती हैं, रिएक्शंस होती है, बहुत कठिन होती हैं। ठीक है बच्चों, तो रिएक्शन कठिन नहीं होती है अगर हम लोग, ठीक है, समझदारी से अगर हम लोग, ठीक है, पढ़ाई करें, रिएक्शन को हल करें। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने इसका एक तरीके से पोस्टमार्टम यहाँ पे किया, और इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर इस रिएक्शन को समझाया। ठीक, तो देखिए सबसे पहले, है ना, धातुओं के साथ अभिक्रिया, हमारा मेन टॉपिक तो ये था, धातु के साथ अभिक्रिया। ठीक है, मैंने ये जो अभिक्रिया मैंने जो लिखी थी आपके सामने, ठीक है, उसका मैंने यहाँ पर क्या किया, स्पष्टीकरण किया है, क्लैरिफिकेशन किया है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ पर ये देखो, है ना, हमें एक खास बात यहाँ पर ये पता लगी, ठीक, कि अगर हम सक्रिय धातु की अभिक्रिया अम्लों से कराते हैं तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो बच्चों थ्योरी क्या है, ठीक है, रटेंगे नहीं, हम यहाँ पर क्या लेंगे बच्चों, सक्रिय धातु, क्या लेंगे, सक्रिय धातु, में इधर लिख दे रहा हूं, सक्रिय धातु। सक्रिय धातु की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, ठीक है, अम्ल से, किससे करा रहे हैं, अम्ल से। तो क्या बन रहा है, लवण, ठीक है, और क्या चीज बन रही है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बन रही है। ठीक है, तो भैया आपकी थ्योरी ये हो गई, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप एग्जाम में बहुत ढेर सारा लिखेंगे, जो बेकाम होगा वो भी बेकार है, नंबर आपको, ठीक है, नहीं मिलेगा। तो एग्जाम देते समय आपको क्या करना होता है, एग्जामिनर को, ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक, मतलब एक बहुत अच्छा कंटेंट लिखना पड़ता है। ये नहीं है कि मतलब पूरी कॉपी भरे पड़े हुए हैं, उससे आपको नंबर बहुत अच्छा नहीं मिलता। जो बच्चे अच्छा और कम लिखते हैं, ठीक है, उनका मूल्यांकन बहुत अच्छे तरीके से होता है, उनके नंबर भी आ जाते हैं, मेहनत भी कम करनी पड़ती, टाइम भी बचता है बच्चों। ठीक है, तो थ्योरी ये होगी बच्चों
ठीक है, कि अम्लों की अभिक्रिया यदि हम सक्रिय धातु से कराएं, सक्रिय धातु कौन होती है, दो तीन याद कर लो, एक जिंक होती है, मैग्नीशियम और कैल्शियम, सोडियम इत्यादि। सोडियम तो बच्चों इतनी भी सक्रिय होती है कि अगर हम सोडियम को, ठीक है, जल में डाल दें, है ना, या नमीयुक्त तो वायु में रख दे तो उसमें तो आग लग जाती है, ठीक है, इतनी ये सक्रिय धातु होती है सोडियम धातु, ठीक है, तो ये सक्रिय धातु होती है। तो बेटा थ्योरी आप रिपीट करें, अम्लों की अभिक्रिया सक्रिय धातु से कराई जाए तो क्या बनेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक, इतना सा। ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, और इस एग्जाम्पल देखो बच्चों, आपको करना यह है, एग्जाम में आपको सिर्फ रिएक्शन देना है, ना कि इसका स्पष्टीकरण समझाना। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को समझाने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर समझदार है, ठीक है, आपको बस क्या करना है, ये वो तो मैंने आपको समझाया कि ये रिएक्शन कैसे करके हो रही थी, ठीक है, तो इस तरीके। तो बच्चों ये क्या है, जिंक, मैं इनके नाम लिख दे रहा हूं, ये क्या है बच्चों, जिंक, है ना, ये कौन है, गंधक अम्ल, कौन है बच्चों, गंधक अम्ल, ये बना कौन, लवण बना, ये कौन बना, लवण, लेकिन इसका मैं नाम लिख दे रहा हूं, क्या कहते हैं इसको, जिंक सल्फेट, क्या बोलते हैं इसको, जिंक सल्फेट, लो भैया, जिंक सल्फेट। सर इसको, ठीक है, लवण क्यों कह रहे हो, बहुत आसान है, अगले हम लोग पढ़ेंगे भी, इसी चैप्टर में लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनके पास में H+ या OH- ना हो, ना दे, ठीक है, H और OH आपको अगर दिखाई ना दे, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं सामान्य लवण, ठीक है, सामान्य लवण, ठीक। तो आप इसको, ठीक है, ध्यानपूर्वक कॉपी कर ले, मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं, आपको रिएक्शन लिखना है एग्जाम में, ना कि इसका स्पष्टीकरण लिखना होता है, ये तो मैंने बस आपके लिए पर्सनली समझाया, ठीक, ओके, उतार लीजिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे जैसे बच्चों आपने यहां पर ले लिया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सक्रिय धातु, जैसे मैंने सोडियम को लिया, किसे लिया बच्चों, सोडियम, और यहां पर मैंने ले लिया आपकी बार में नाइट्रिक अम्ल, क्या लिया बच्चों, नाइट्रिक, ये सोडियम धातु है और ये नाइट्रिक अम्ल है, ठीक। तो यहां पर तो ये बनता होगा बच्चों सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट बनता होगा, इसके साथ जाएगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। अब बच्चों हाइड्रोजन गैस का सूत्र क्या होता है, H2। सर समीकरण संतुलित कर दीजिए, ठीक है, समीकरण संतुलित कैसे करेंगे, ध्यान दो, हाइड्रोजन गैस बनाना है तो हाइड्रोजन गैस का सूत्र क्या होता है, H2 होता है, H2 होता है। कैसे संतुलित करेंगे, ध्यान दें, हम करते क्या है, समीकरण को संतुलित करते हैं तो उसमें कुछ बातें याद रखते, जैसे सबसे पहले धातु को राइट और लेफ्ट बराबर करते हैं, ठीक है, उसके बाद में हम अधातु में ऑक्सीजन वगैरह, क्लोरीन क्लोरीन इत्यादि को बैलेंस करते हैं, लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों, देखिए यहाँ पर सोडियम धातु 1 है तो इधर भी कितना 1 है, ठीक, बराबर है। अब धातु में आ जाइए, ठीक है, नाइट्रोजन कितना है 1 है तो इधर भी नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन कितना है 3 है तो इधर भी ऑक्सीजन कितना है 3 है, हाइड्रोजन इधर कितना 1 है, इधर कितना है 2 है, तो सामने लगा दीजिए, तो इतना ध्यान दें, ठीक है, सूत्र में कोई भी उंगली नहीं करते, छेड़छाड़ नहीं करते, समीकरण को संतुलित करते समय हमें जो संख्या की आवश्यकता होती वो सामने लगाते हैं, ठीक है। हाँ, सूत्र बनाते समय किसी का तो वो संख्या नीचे भी आती है, ठीक है, तो ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र, तो संख्या नीचे आती है, लेकिन समीकरण को जब संतुलित करते हैं तो बच्चों, ठीक है, तो संख्या कहां पे आती है, सामने, जितनी जरूरत। तो आप जानते हैं बच्चों यहाँ पर 2 क्यों लगा, क्योंकि हाइड्रोजन कितना था, 2 था, यहां मत लगा देना, यहां मत लगा देना, ठीक है, बहुत सारे बच्चे, ठीक है, इस तरह बोले सर जी यहाँ पे लगा दे, नहीं नहीं यहाँ नहीं लगा सकते, तो ये नाइट्रिक अम्ल का सूत्र ही गलत हो जाएगा। मैंने बोला ना कि किसी भी सूत्र में छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको, ठीक, वरना सूत्र गलत हो जाएगा, ठीक। तो संख्या कहां पे लगाना है, सामने लगाना है। अब चेक करो बेटा, ठीक है, हमने सामने 2 लगा दिया, अब हुआ क्या, ठीक है, फिर से हम सोडियम 1 है, इधर भी 1 है, ठीक है, फिर नाइट्रोजन इधर कितना हो गया, 2 हो गया, कितना हो गया बच्चों, 2, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल सामने 2 लगा है तो इसको 2 बार लिखना, ठीक है, 2 बार लिखना, तो नाइट्रोजन कितना 2 है, जब नाइट्रोजन 2 इधर नाइट्रोजन कितना 1 है तो सामने कितना लगा देंगे 2। अब चेक करो फिर से, सोडियम कितना हो गया, जब कोई भी संख्या बढ़ाएं तो धातु को धातु अधातु ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बार बार चेक करते रहे, मैंने यहाँ पर 2 लगा, क्यों लगाया, क्योंकि नाइट्रोजन 2 हो गया, मैंने 2 लगा दिया, ठीक है। अब 2 लगा दिया, अब क्या काम करेंगे, आगे ना बढ़े, ठीक है, फिर से धातु चेक करें, इधर सोडियम कितना 1, इधर कितना 2, तो सामने कितना लगा देंगे, 2 लगा देंगे, ठीक है, 2 लगा देंगे, ऐसा कर लिया। ऐसा करने के बाद में, ठीक है, फिर चेक करो, सोडियम 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, नाइट्रोजन कितना 2, इधर भी 2 है, ठीक है। अब ऑक्सीजन देखिए 3 दूनी 6, तो इधर कितना 3 दूनी 6, हाइड्रोजन चेक कर लो, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये हुआ। अच्छा भैया, आपने समीकरण को संतुलित कर लिया, समीकरण को संतुलित कर लिया। एक काम करते हैं, फिर से इसका क्लैरिफिकेशन हम लोग देखते हैं, स्पष्टीकरण देखते हैं, सर ये रिएक्शन कैसे करके हुई,
ठीक, देखो जल्दी से स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण कैसे। एक बात बताइए, ये जो नाइट्रिक अम्ल आपको जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो नाइट्रिक अम्ल का आपने जब विलयन बनाया होगा, ठीक है, ये गलित अवस्था में होगा तो ये होगा H+ और NO3-, मतलब हाइड्रोजन आयन और नाइट्रेट आयन में ये ऐसे करके वियोजित हुआ होगा। अब सोडियम धातु आप देखिए, सोडियम धातु पर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो आप मुझे बताओ, आप समझदार हैं, इस पर चार्ज है, इस पर चार्ज कोई नहीं है, तो क्या ये सोडियम नाइट्रेट आयन के साथ जुड़ सकता? नहीं जुड़ सकता, नहीं जुड़ सकता। ठीक है, जो धातु होती है उनका काम होता है इलेक्ट्रॉन को त्यागना। इधर आते हैं, ये सोडियम जो धातु है ना, इसका परमाणु क्रमांक बच्चों 11 होता है। ठीक है, पहली कक्षा में 2 और इसमें 8 Kl और इसमें 1, तो ये कितना त्याग सकता है? सोडियम धातु 1 इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर सकता है। ठीक है, तो हम सोडियम से कितना इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं बच्चों? ठीक है, सिर्फ कितना निकाल सकते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया, और जब 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बच्चों उस पर उतना ही प्लस चार्ज आया। ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया। ठीक, सही है। अब तो बन गया, अब तो ये जुड़ेगा इसके साथ, क्योंकि Na1+ और NO3 1-, तो NaNO3 एक अणु बना। अब बच्चों एक बात बताओ, अगर ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये गेन कर ले तो क्या H2 बनेगा? नहीं बन सकता। क्यों? इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि हाइड्रोजन आयन 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो हाइड्रोजन का परमाणु बनेगा, है ना, हाइड्रोजन का परमाणु बनेगा, और एक परमाणु नहीं बल्कि 2 परमाणु जब मिलते तो हाइड्रोजन गैस का, है ना, एक अणु बनता है। तो एक काम करते हैं बच्चों ना, 2 करने के लिए, वैसे समीकरण संतुलित है, 2 करने के लिए क्या काम करेंगे बच्चों, हम लोग इसके मॉलिक्यूल्स 2 लेंगे। जब ये 2 लेंगे तो ये भी कितना बनेगा? 2 बन जाएगा। चलो इससे लिखते हैं, तो ये भी कितना बन जाएगा बच्चों? 2 बन जाएगा, और यहाँ पर ये भी कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा। अब 2 हाइड्रोजन आयन आ गए तो इलेक्ट्रॉन भी कितना चाहिए? 2। तो एक काम करते हैं, सोडियम भी कितना लेते हैं? 2। अब जब 2 लेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी कितने निकलेंगे? 2, और ये सोडियम भी कितना बनेगा? सोडियम आयन, ये भी 2, तो 2 NaNO3 क्या बनाते होंगे बच्चों? ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, और ये हाइड्रोजन गैस बनती होगी। एक ने मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है, अगले जैसे Na2+, ठीक, और NaNO3, ये 2 है तो ये बनता होगा NaNO, टू बनता होगा। ठीक है, और ये 2 हाइड्रोजन आयन है तो इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए होंगे तो ये बनेगा हाइड्रोजन गैस। ठीक, इस तरीके ये जो हाइड्रोजन गैस होती है ये ज्वलनशील गैस होती है। तो उम्मीद करते हैं जो मैंने स्पष्टीकरण नीचे लिखा आपको जरूर समझ में आया होगा, तो आप इसकी कॉपी कर लीजिए। तो दूसरा पॉइंट है आपका अम्लों के रासायनिक गुण में, उसका दूसरा नंबर है धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, देखिए पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि धातु कार्बोनेट कैसे बनता है। धातु कार्बोनेट कैसे बनता है, ठीक, देखिए क्या है बच्चों, सबसे पहले मैंने आपके सामने लिखा CO3, ये कार्बोनेट है, कार्बोनेट आयन जिस पर 2- चार्ज होता है। अब मैं क्या काम करूंगा, मैंने इधर किसी धातु को ले लिया, जैसे मैंने इधर लिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पर चार्ज होता है 2+, तो कार्बोनेट के साथ में अगर कोई धातु जुड़ी हुई हो तो उसको हम बोलते हैं मेटल कार्बोनेट या धातु कार्बोनेट। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया। अब बच्चों ये है सोडियम, इस पे चार्ज है 1+, और ये CO3, इस पे चार्ज है 2-। तो बच्चों क्या काम करते हैं, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट कैसे बनेगा, इस पे चार्ज कितना है 1+, और इस पे चार्ज है 2-। कुछ नहीं करते, बस तिरछी गुणा कर लेते हैं, 2 यहाँ पे रख लीजिए और 1 यहाँ पे रख लीजिए, 2 एकम 2+ हो जाएगा और 2-। ठीक है, तो ये बन गया सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो बच्चों बहुत ही सिंपल, कार्बोनेट आयन से अगर हम किसी धातु को लगा देते हैं तो वो बन जाता धातु कार्बोनेट, और इसकी अभिक्रिया हमें करानी है अम्लों के साथ में। इसकी अभिक्रिया हमको करानी बच्चों अम्लों के साथ में। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या बनेगा, बाद में इसके हम थ्योरी लिखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं जरा क्या बनता है। जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा धातु कार्बोनेट, और जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट लिया, मैग्नीशियम कार्बोनेट की अभिक्रिया मैं करा दूं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में मैंने रिएक्शन करा दी। अब बच्चों होगा क्या, मैग्नीशियम पे जो चार्ज होता है वो 2+ होता है। ठीक है, कितना चार्ज होता है 2+, तो ये तो आएगा इसके साथ,
और क्या बनता होगा, मैग्नीशियम सल्फेट। फिर से लवण मिल गया, ठीक है, फिर से क्या मिल गया बच्चों, लवण मिल गया। अब यहां पर ना H2CO3 इसका विघटन होता है, ध्यान देना, कभी भी CO3 आपको मिले तो उसका विघटन कराना है इस प्रकार से। मैं स्टार लगा के आपके सामने लिख रहा हूं, CO3 जिसको कहते हैं कार्बोनेट आयन, क्या कहते हैं बच्चों, कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन, ठीक, ये विघटित होकर, ये आयनित होकर आपको देता है कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, और ये आपको देता है ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन। और ये कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इतना ध्यान देना, कार्बोनेट जब भी आपको मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड में और ऑक्साइड आयन में ही आयनित हो जाता है। अब बच्चों आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है, यहां से जो ऑक्सीजन मिलेगा वो इसके साथ, है ना, जुड़कर और आपको क्या चीज देता होगा, H2O। और क्या चीज बन रहा है, कार्बोनेट टूटकर आपको ऑक्साइड आयन दे रहा है। और बच्चों H पे चार्ज क्या होता है, 1+, तो आप समझदार हो, एक ऑक्साइड के साथ भी कितना हाइड्रोजन लगाना है आपको, 2 लगाना है, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, क्या बनता होगा, H2O, और क्या चीज, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहां पर देखो थ्योरी हो गई, क्या थ्योरी होगी, एक काम करते हैं, है ना, ये है मैग्नीशियम कार्बोनेट जिसको हम बोलेंगे धातु कार्बोनेट, ये है, लेकिन मैं नाम लिख दे रहा हूं, मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसका नाम बच्चों गंधक अम्ल, गंधक अम्ल रिएक्ट करेगा तो बनेगा ये मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट बन गया। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि बच्चों ऐसे पदार्थ जिसमें H दिखाई ना दे और OH दिखाई ना दे तो इनको कहते हैं सामान्य लवण, ठीक है, सामान्य लवण, लवण नहीं सामान्य लवण, क्योंकि लवण भी अगले कई प्रकार के होते हैं, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, है ना, द्विक लवण, है ना, एक तरीके कई प्रकार के ये होते हैं, अगले हम लोग पढ़ेंगे तब डिटेल में बताएंगे। तो ये कौन है, ये लवण है ना, मैग्नीशियम सल्फेट इसका नाम है। और ये कौन है, जल ही जीवन है ना, जल ही जीवन, मतलब ये जल है, ठीक है, ये जल आपको मिल गया। और ये ठीक है, इस प्रकार से जो हमने बाहर निकाला वो कार्बन डाइऑक्साइड, कौन है ये, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हर जीवित जंतु कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, ठीक। तो बच्चों ना थ्योरी लिखना बहुत आसान है, कैसे, इसकी थ्योरी मैंने फिर से बोला, रटना नहीं है। क्या काम करेंगे, इधर मैंने लिखा ये कौन है, धातु कार्बोनेट, तो मैं इधर लिखूंगा थ्योरी को, धातु कार्बोनेट अभिक्रिया किससे करेगा, अम्ल से, ठीक है। क्या चीज देगा आपको, ये आपको देगा लवण, ठीक है, और क्या चीज, जल, और आपको देगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। लो भैया ये हो गई थ्योरी, ठीक है। बच्चे रटते हैं कि धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल से कराने पर है ना लवण बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, ऐसा रटते हैं, रटना नहीं है, समझना है, ठीक है, इस प्रकार से। तो एक तो एग्जाम्पल ये है और उम्मीद करते समझ में आएगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि कार्बोनेट, ठीक है, वियोजित होकर ऑक्साइड आयन देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, वो ऑक्साइड आयन हाइड्रोजन आयन के साथ जुड़कर क्या चीज देंगे, जल बनाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो आप इसका, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, कर लीजिए, ठीक है। थ्योरी आपके सामने लिखी हुई है, अब तक लिखी हुई है, धातु कार्बोनेट अम्ल से अपक्रिया करेगा या अम्ल धातु कार्बोनेट से अपक्रिया करेगा तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। और एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। मैं मानता हूं वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन बच्चों, ठीक है, अच्छा पाने के लिए टाइम भी अच्छा खर्च करना पड़ता है, ठीक है, अच्छा सीखने के लिए कुछ टाइम भी आपको देना पड़ता है। अगली रिएक्शन की और हम लोग बढ़ते हैं, देखिए धातु कार्बोनेट, जैसे मैंने ले लिया जिंक कार्बोनेट, क्या लिया बच्चों मैंने, जिंक कार्बोनेट, ठीक है। पेन इस्तेमाल दूसरा कर लेते हैं, जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, ये धातु कार्बोनेट। और अब के बारे में मैंने जो अम्ल लिया है वो मैंने लिया है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड लिया, देखते क्या बनने वाला है, ठीक है।
देखते हैं क्या बनने वाला है। बच्चों देखो जरा ध्यान से, मैं आपको बता दूं, जो जिंक धातु है वो जाएगी इसके साथ में। और मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, अगर मैं, चलो इधर स्पष्टीकरण करते हैं इसका, स्पष्टीकरण क्या करते हैं, इसका स्पष्टीकरण करते हैं। ठीक, मैंने आपसे बोला स्पष्टीकरण आपको सिर्फ यहाँ पर सीखना है, एग्जाम में स्पष्टीकरण को लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो देखिए चलो स्पष्टीकरण कर लेते हैं। जिंक कार्बोनेट, ठीक है, को आपने वियोजित कर दिया और क्या मिला, जिंक आयन प्लस कार्बोनेट आयन। अब बच्चों ना ये तो यही रुक जाएगा, लेकिन कार्बोनेट यहां नहीं रुकता। क्यों नहीं रुकता, ये टूटता है किसमें, ये टूटता है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड में, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड में, और टूटता है ऑक्साइड में। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। ठीक है, नाइट्रिक एसिड आप ले लीजिए, ठीक है, ये कौन है, कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन ऑक्साइड आयन को त्याग देगा तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो कि बन चुकी है। अब क्या काम करेंगे, नाइट्रिक अम्ल को ले लीजिए बच्चों, नाइट्रिक अम्ल को मैंने लिया। ठीक, तो देखो भैया, ठीक है, यहां बनेगा, मैंने इसको तोड़ा तो ये NO3 माइनस, और H को मैं बाद में लिख दे रहा हूं, और H प्लस, ऐसे करके, ऐसे करके टूटता है। अब सोचो, सोचो बेटा सोचो, जिंक पे चार्ज है प्लस और नाइट्रेट आयन पे चार्ज क्या है, माइनस, तो यही तो इसके साथ जाएगा, यही तो इसके साथ जाने वाला है। बन गया जिंक नाइट्रेट, बन गया जिंक नाइट्रेट। लेकिन जिंक पे चार्ज 2+ दिखाई दे रहा है और NO3 पे चार्ज 1 माइनस है। ठीक, तो भैया आप समझदार हैं, इसकी औकात 2 है और इसकी औकात 1 है। तो भैया ना इस जिंक आयन के साथ में नाइट्रेट आयन 2 लगेंगे, तो क्या करें सर, क्या करें, इसके मॉलिक्यूल्स कितना कर ले, 2 कर लेंगे, इसके अणु हम 2 ले लेंगे, इसके मोल हम 2 ले लेंगे। ठीक है, तो क्या बनेंगे, 2 ये, सॉरी ब्लैक पेन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कितना, 2 और 2 क्या बनेगा, हाइड्रोजन। लो भैया हो गई रिएक्शन। ठीक है, हो गई रिएक्शन, कैसे, ZnNO3 सामने नहीं लगाते, यहां नहीं लगाते, ब्रैकेट करके यहां लगा देते हैं, कितना, 2 लगा देंगे, बन गया जिंक नाइट्रेट। क्या बन गया बच्चों, जिंक नाइट्रेट। जिंक नाइट्रेट, H दिखाई दिया नहीं, OH दिखाई दिया नहीं, इसलिए कौन है, लगा। अच्छा सर, इतना कर लिया। अब देखिए ना ध्यान से, CO3 टूट के क्या चीज दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या चीज दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या चीज दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। बचा कौन, H2 और ऑक्सीजन, मतलब ऑक्साइड आयन 2। ठीक है, तो भैया ये दोनों हाइड्रोजन है ना, ये दोनों हाइड्रोजन, ये वाला मैं यहाँ पर इसको ऐसे सर्किल में ऐसे करके ले ले रहा हूँ, ये दोनों आपस में जुड़ के क्या चीज देते होंगे, H2O। लो भैया हो गई रिएक्शन, बहुत डर रहे थे, बहुत। ठीक है, मैं नाम लिख दे रहा हूँ इसका, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, और ये कौन है, जिंक कार्बोनेट। ठीक है, जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट। लो भैया हो गई रिएक्शन। ठीक है, फिर से मैं आपको बता दूं, आपको स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में मात्र आपको रिएक्शन को लिखना है। ओके, ठीक, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। तीसरा पॉइंट आप समझ लीजिए। तीसरा पॉइंट है आपका, ठीक है, तीसरा पॉइंट है आपका, धातु बाई कार्बोनेट के साथ अपक्रिया, के साथ अपक्रिया। एक खास बात बता दें बच्चों, जब हाइड्रोजन परमाणु जब बीच में नजर आ जाए, धातु है ना, धातु के बाद में जब हाइड्रोजन लगा हुआ हो तो उसको बाई कहते हैं, हाइड्रोजन भी कहते हैं। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं। बनाएंगे अभी धातु बाई कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट बनते कैसे, बाद में रिएक्शन करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश में लिख देते हैं इसको, रिएक्शन विद
रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इस प्रकार से सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, थ्योरी बाद में लिखेंगे, पहले हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं कि बनने वाला क्या है। अगर हम अम्लों की क्रिया, ठीक है, धातु बाइकार्बोनेट से कराएंगे तो बनने वाला क्या है। ठीक है, बनने वाला क्या है, देखिए देखते हैं। पहले हम लोग ये सीखे कि धातु बाइकार्बोनेट बनता कैसे। ये CO3 है, चार्ज कितना है बच्चों, 1+। और अगर मैं इसके साथ में एक प्रोटॉन जोड़ दूं, अगर मैं इसके साथ में एक प्रोटॉन जोड़ दूंगा, ठीक है, तो ये बनेगा CO3। चार्ज कितना आ जाएगा, 1+2-, तो उस पूरे पे चार्ज क्या रहेगा, 1। लो भैया, बन गया बाइकार्बोनेट आयन। तो हमने बाइकार्बोनेट आयन तो बना लिया, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन तो हमने बना लिया। अब इसको जोड़ना रह गया किसके साथ में, धातु के साथ। ठीक है, किसके साथ में रह गया इसको जोड़ना, धातु के साथ। तो बस कार्बोनेट के साथ में एक प्रोटॉन जोड़ दें, हाइड्रोजन आयन जोड़ दें, तो हमें मिलता है बाइकार्बोनेट आयन, जिसपे चार्ज क्या होगा, 1-, जिसपे चार्ज क्या होगा, 1-। ठीक है, कैसे, 1+2-, 1+1- को कैंसिल आउट करेगा तो क्या बचेगा, पूरे पे 1-। तो ये बन गया हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन या बाइकार्बोनेट आयन बना। ठीक, तो इतना तो हमने बना लिया बाइकार्बोनेट। बस इसके साथ में क्या लगाना है, आपको धातु लगा देना है। ठीक है, धातु जोड़ो, कैसे करके देखिए, ये बन गया बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन। अब बच्चों आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सोडियम आयन बनाता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको इसके साथ में लगा दूंगा, लो भैया, तो ये बन गया, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, धातु बाइकार्बोनेट, ये बन गया। इसके अलावा अगर मैं के लिख दूं, 1+ और पूरे पे 1-, तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। सर जी ये बना दिया आपने। अगला देखिए, अगला अगर मैं मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम पे चार्ज कितना आता है, 2+, है ना, और HCO3 पे चार्ज कितना होगा, 1-। समझदार है आप। ठीक, कैसे समझदार है, मैग्नीशियम 2+ है, इस पूरे पे 1- है, तो क्या करेंगे, इसका होल ट्वाइस कर देंगे, तब ये 2 हो जाएगा ना, क्योंकि इसकी औकात 2 है, इसकी औकात 1 है। अब इसकी औकात 1 है तो ये तो इसके साथ में 2 जुड़ेंगे, है ना। मतलब कहने का मतलब ये होता है, इस पे 2+, इस पे 1- है, तो क्या करेंगे, तिरछी गुणा कर देते हैं इसके आगे से, मैंने संख्या को, है ना, इस प्रकार से इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, ये बन गया मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो ऐसे बनते हैं, ठीक है, धातु बाइकार्बोनेट इस प्रकार से बनते हैं बच्चों। अगले हम लोग रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, रिएक्शन कैसे होती है। ठीक है, धातु कार्बोनेट, धातु बाइकार्बोनेट आपने बना लिया। तो बच्चों आपने धातु बाइकार्बोनेट को बना लिया। अब देखते हैं रिएक्शन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्या बनने वाला है। ठीक, देखिए मैंने आपके सामने लिखा मैग्नीशियम, ठीक है, यह मैंने आपके सामने लिखा सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, ये हो गया धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया मैं कराऊंगा। ठीक है, मैं करा लूंगा यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल के साथ, इसके साथ में करा लूंगा। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया में नाइट्रिक अम्ल के साथ में कराऊंगा, तो देखते हैं बनता क्या है, बनेगा क्या, इसी से क्या बन जाएगी, इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। ठीक है, तो देखो जरा बच्चों, आप लोग ये देखिए जरा, ये किसके साथ जाएगा, इसके साथ। क्यों जाएगा वो मैं इधर स्पष्टीकरण में इसका करूंगा। तो बनता होगा NaNO3, NaNO3 बनता होगा। ठीक है भाई, इधर एक स्टार लगा के मैं आपको नोट करा दूं। ठीक है बच्चों, ये HCO3 जो होता है, ठीक है, जिसपे चार्ज 1- होता है, अगर हम इसका विघटन करें, ठीक है, तो ये कैसे करके टूटता है, एक तो आपको देगा ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल्स बन जाता है। ठीक है, फिर आपको मिलेगा यहाँ पर H+ और एक आपको मिलता है यहाँ पर ऑक्साइड, ऐसे करके। ठीक है, इस प्रकार से इसका विघटन होगा, जो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो बना NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लवण। क्या बोल देंगे इसको, लवण बोल देंगे। लवण बोलने के साथ साथ अब सोचो बच्चों, यहाँ पर एक हाइड्रोजन ये है, और यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, ऑक्साइड, तो क्या बनता होगा, H2O बनता होगा। क्या बनता होगा, H2O बनता होगा। H2 बनने के साथ साथ में और क्या चीज मिलता होगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड। लो भैया, रिएक्शन हो गई।
ठीक है, इसका नाम क्या है? सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट, ये जल है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कौन है? ये कौन है बच्चों? इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे बढ़िया तरीके से, हमेशा आपको ऐसे याद रखना है। ये बाई कार्बोनेट आयन, मैं नाम लिख दे रहा हूं इधर, बाई कार्बोनेट आयन। ठीक है, इसका नाम है बाई कार्बोनेट आयन, माइनस इसलिए इसको आयन बोलना है। ठीक है, इसका विघटन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और हाइड्रोजन आयन मिलेगा और ऑक्साइड आयन मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से NaNO3। अब बात करते हैं थ्योरी की। तो बच्चों थ्योरी देखो, हो गई थ्योरी। ये कौन है ना? ये कौन है? धातु बाई कार्बोनेट। तो मैं इधर लिखूंगा, ठीक है, मैं इसकी थ्योरी को लिख दे रहा हूं इधर। मतलब एक तरीके से इसको हम लोग थ्योरी, थ्योरी आप इसके सहारे लिख सकते हैं। इसको शब्द समीकरण कहते हैं, है ना? इसको वर्ड रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ये है वैसे तो क्या है, इधर मैंने लिख दिया धातु बाइकार्बोनेट, धातु बाइकार्बोनेट, धातु बाइकार्बोनेट, और इधर मैंने क्या ले लिया? अम्ल ले लिया, है ना? अम्ल ले लिया। बना क्या? इसमें ना H दिखाई दिया ना OH दिखाई दिया, तो इसे क्या बोलेंगे? लवण, अर्थात सामान्य लवण। तो ये कौन बन गया बच्चों? लवण बन गया। ठीक है, और कौन बना? जल बन गया। और क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। लो भैया, ये बन गया। सर थ्योरी आसान है ना? किसी अम्ल की अपक्रिया धातु बाइकार्बोनेट से या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराते हैं तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, तो मैंने इस रिएक्शन को यहाँ पे आपको समझाया। ठीक है, ये कैसे हो रहा है मैं आपको बता दूं बच्चों। इस पे चार्ज 1 प्लस, पूरे पे चार्ज 1 माइनस, H पे चार्ज 1 प्लस, NO3 पे 1 माइनस, तो ये जाएगा इसके साथ NaNO3 और ये टूटना मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया। तो उम्मीद करते हैं ये भी रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। इसका तो बच्चों मात्र इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए, हमने धातु बाइकार्बोनेट लिया, जैसे मैंने यहां पर लिया पोटेशियम, पोटेशियम सरल एग्जाम्पल, ठीक है, बहुत ही सरल, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट ये लिया। ठीक, और इधर मैंने अम्ल क्या ले लिया बच्चों? HCl। तो कितना आसान है, कितना आसान। ठीक है, मैं आपको समझा दूं, के पे 1 प्लस, इस पे 1 माइनस, तो ये तो जाएगा इसके साथ में, आएगा तब जब इनका वियोजन करेंगे तब। तो क्या बनेगा? KCl। क्या बन जाएगा बच्चों? KCl, पोटेशियम क्लोराइड। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया, ये टूट के आपको देगा H प्लस, ऑक्साइड आयन और जल। तो यहां से क्या होगा बच्चों? यहां से 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ में मिलकर क्या बनाएंगे? H2O बना लेंगे और क्या चीज निकल जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती को, तो ये लवण बन गया, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और इसका नाम क्या बच्चों? पोटेशियम बाइकार्बोनेट। तो मैं यहां लिखता हूं पोटेशियम, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। बाई कह सकते हैं, हाइड्रोजन कह सकते हैं, बाइकार्बोनेट ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन की, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन की और क्या चाहिए दिया? पोटेशियम क्लोराइड। तो इसका नाम है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो इसका दूसरा एग्जांपल, ठीक है, बहुत ही आसान सा हमने एग्जांपल लिया। और अब हम लोग क्या काम करते हैं, इसका जो इसके रासायनिक गुण जो चल रहे थे, तो चौथा नंबर और लास्ट नंबर हम लोग और देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों अंत में हम लोग इसका एक रासायनिक गुण और कर रहे हैं, इसी के साथ साथ हम लोग अपनी वीडियो को यहीं पे, ठीक है, एक तरीके से समाप्त करेंगे। तो देखिए, एक लास्ट चौथा पॉइंट, ठीक है, चौथा पॉइंट आपका ये है, धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, के साथ अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, ये जो मार्कर है, ठीक, इसको भी थोड़ी सी भूख लगने लगी है, तो मैं इसको इंक पिला देता हूं। ठीक है, जैसे हम सबको भूख लगती है उसी प्रकार से इन मार्कर को भी भूख लगती है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ी सी इंक पिला दी।
आइए अब शुरू करते हैं, अब ये अच्छे से काम करेगा, इसके अंदर एनर्जी भरपूर है। तो धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, ठीक है, रिएक्शन विद, है ना, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, थोड़ा सा बड़ा सिंपल है बच्चों। ऑक्साइड ये ऑक्सीजन का परमाणु, अगर इसको मैं 2 इलेक्ट्रॉन को दे दूं कहीं से, धातु इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है, ये एक्सेप्ट करे, क्योंकि अधातुओं का काम ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना होता है, तो इसको इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा दिए जाएंगे तो ये बन जाएगा ऑक्साइड। ऑक्सीजन परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके बन गया ऑक्साइड आयन में। अब बच्चों सोचो, ठीक है, सोचो, मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया गया होगा, तो भैया धातु ने इलेक्ट्रॉन त्यागा, 2 इलेक्ट्रॉन किसने गेन कर लिए, किसने ग्रहण कर लिए, ऑक्सीजन ने, और क्या बन गया ऑक्साइड है। तो इसने त्याग दिए इसलिए इस पे प्लस चार्ज है, इसने ग्रहण कर लिए ये वाले, ठीक है, इसलिए इस पे माइनस चार्ज है। अब ये दोनों आपस में मिल गए, क्योंकि इनके बीच में बल लगता होगा जिसको कहते हैं स्थिर विद्युत आकर्षण बल, है ना, और वास्तव में वो बल ही क्या कहलाता है, आयनिक बंध कहलाता है। अगले चैप्टर में हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, लो भैया, इसको बोलेंगे हम लोग धातु ऑक्साइड। इस तरीके से है, तो हमने ये सीख लिया धातु ऑक्साइड कैसे बनता है, ठीक है, धातु ऑक्साइड कैसे बनता है। जब किसी धातु परमाणु को किसी ऑक्सीजन परमाणु के साथ में जोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो क्या कहलाता है, वो धातु ऑक्साइड कहलाता है। ठीक, तो एक काम करते हैं, हम लोग शब्द समीकरण या थ्योरी हम लोग बाद में लिखेंगे, सबसे पहले कोई रिएक्शन देख लेते हैं। तो देखिए अभी जो मैंने एग्जाम्पल आपके सामने बनाया वो देखते हैं। ये रहा मैग्नीशियम ऑक्साइड अर्थात धातु ऑक्साइड, और यहां पर लेते हैं एग्जाम्पल, क्या नाम है, सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, H2SO4, है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं। तो बच्चों अभी मैं एक काम करते हैं, इधर मैं स्पष्टीकरण छोटा सा देता हूं, स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण, जब इसका आप आयनन दिखाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड का आयनन दिखाएंगे, ठीक है, तो जानते हो क्या मिलेगा, मैग्नीशियम 2+, मैग्नीशियम 2+ और ऑक्साइड 2-, ठीक है, ऐसे आपने कर लिया, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम इसको दिए, इसलिए ऐसा बना मैग्नीशियम आयन और ऑक्साइड आयन। इसका आप आयनन दिखा दो, ठीक है, जब इसका आप आयनन दिखाएंगे तो ये ऐसे करके, मैं एक काम करता हूं, मैं ऐसे, ठीक है, इसको मैं पहले लिख दे रहा हूँ, हाइड्रोजन आयन को बाद में लिख दूंगा, उससे कोई फर्क नहीं है। तो रिएक्शन तो हो गई सर जी, रिएक्शन हो चुकी है, मैग्नीशियम जाएगा सल्फेट के साथ और बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, मतलब यह चीज, ठीक है, यह चीज इसके साथ और यह चीज इसके साथ, लो भैया 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्साइड, तो बनेगा H2O, H2O बन जाएगा, ठीक है, H2O बन, बेटा H नहीं है, वो H नहीं है तो हम इसको बोलेंगे लवण, और ये कौन है, जल, ठीक है, ये कौन, जल। तो बस थ्योरी हो गई, शब्द समीकरण में लिख दे रहा हूं, उसी से आप थ्योरी लिख लेना। ये रहा धातु ऑक्साइड, ठीक है, धातु ऑक्साइड, और मैं यहां पर रिएक्शन करा रहा हूं किसी अम्ल की, अम्ल की, तो क्या बना, लवण और जल, लवण और जल, सॉरी, लवण बन गया और जल बन गया, बस ये है, कितना सा छोटा सा, है ना। तो मैं इसका नाम लिख दूं, इसका नाम तो क्या है, थ्योरी बहुत सिंपल है, किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड से कराते तो बनता है लवण और जल, बस ये थ्योरी है, ये शब्द समीकरण जिसको वर्ड रिएक्शन कहते हैं। तो ये कौन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये गंधक अम्ल है, गंधक अम्ल, और ये है मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, और ये जल, ठीक है, लो भी
है ना। ये भी हमारा पॉइंट क्लियर हुआ। एक एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पर दिया, किसका, धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल से करा दी यहाँ पर। एक बस बस एक लास्ट रिएक्शन हम लोग और देखेंगे मात्र। देखिए, मैंने धातु ऑक्साइड के बारे में लिया ये सोडियम ऑक्साइड Na2O, ठीक है बच्चों, सोडियम ऑक्साइड ले लिया, और अम्ल मैंने लिया नाइट्रिक अम्ल, और देखते हैं क्या बनने वाला है। बच्चों एक काम करते, क्या बनेगा वो इधर देख लेते हैं, क्या बनेगा वो इधर सीखते हैं हम लोग, ठीक है। क्या बनेगा ऑटोमेटिक आपको पता लगे क्या बनेगा, और वैसे आपको पता भी लगता होगा, ठीक। वैसे सिंपल है, NaNO3, ठीक है, मतलब ऐसे करके। चलो मैं पहले आपको इधर बता दे रहा हूँ। आप बोले सर जी NaNO3 बनता होगा, बिल्कुल क्लियर, NaNO3 बनेगा, ठीक। अब ऑक्सीजन बच्चों एक है, ऑक्सीजन कितना, एक है। एक ऑक्सीजन को कितने हाइड्रोजन चाहिए, दो, तो सामने इसके कितना लगा दे, दो लगा दे। सर जी दो लगा दो, ऐसे करके दो लगा दिया, तो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन क्या बनाएगा, H2O बना लेगा, H2O बना लिया। सर समीकरण बैलेंस कर लो, तो कर लो। Na कितना है, दो, तो सामने कितना लगा दूंगा मैं, दो लगा दूंगा, ठीक है। सामने में दो लगा दूंगा, तो यहाँ पर Na भी दो हो जाएगा, इधर भी Na दो। अब नाइट्रोजन देखो कितना है, दो है, तो इधर भी N कितना है, दो है। ऑक्सीजन चेक कर लो, तीन दूनी छह, तो तीन दूनी छह। हाइड्रोजन कितना है, दो, तो इधर भी कितना है, दो, ठीक है। तीन दूनी छह और एक सात, सॉरी, तीन दूनी छह और एक सात, तो तीन दूनी छह और एक सात, ठीक। स्पष्टीकरण आप देख लीजिए, ठीक है, कैसे करके सुनो। ये रहा Na2O, जब इसका आयनन हम करेंगे, इसके आयनों में इसको तोड़ेंगे, तो आपको मिलेगा 2Na प्लस और ऑक्साइड 2 माइनस, ठीक है। इसका सोडियम ऑक्साइड है, ये नाइट्रिक अम्ल है, इसका आयनन दिखाएंगे, तो ये ऐसे करके, इसको थोड़ा पहले लिख ले रहे हैं, सॉरी, इसको थोड़ा पहले लिख ले रहे हैं, इसको बाद में लिख दे रहे हैं, H प्लस। अब सोचो, Na पर चार्ज एक प्लस है, और NO3 पे चार्ज एक माइनस है। अब यहां से तो Na2 मिल रहा है, एक Na आयन के साथ, सोडियम आयन के साथ में, ठीक है, एक सोडियम आयन के साथ में NO3 एक ही तो जुड़ सकता है, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस, लेकिन Na है कितना, दो, तो मेरी मजबूरी है, ठीक है, इसके मॉलिक्यूल्स कितने ले लूं, दो ले लूं। जब मैं दो लूंगा तो नाइट्रेट आयन भी कितना मिलेगा, दो, नाइट्रेट आयन भी कितना मिलेगा, दो, और हाइड्रोजन भी कितने मिलेंगे, हाइड्रोजन आयन दो मिलेंगे। तो बस एक N है, एक NO3, दूसरा है दूसरा NO3, सोडियम नाइट्रेट, दो हाइड्रोजन आयन, एक ऑक्साइड आयन, जल, तो ये बना सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट जल। ये कौन है, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये तो आप जानते हैं सोडियम ऑक्साइड है। सोडियम ऑक्साइड। तो आज के इस लेक्चर में बस आपने कितना पढ़ा, हम लोग के रासायनिक गुण, और उम्मीद करते हैं ये रासायनिक गुण आपको जरूर समझ में आए होंगे। यहाँ रटने वाली कोई बात नहीं की गई, ठीक है, हर रिएक्शन का स्पष्टीकरण मैंने दिया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ आता है तो आप अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ऐसे बच्चों को ये शेयर जरूर कर दें, ठीक है, जो पढ़ने में वीक है, जिनको रिएक्शन समझ में नहीं आती है। तो आज के लिए बस इतना ही काफी, धन्यवाद।